उन दोनों पहलवान जैसे लड़कों को समझा बुझाकर मनु अपनी गाड़ी में आकर फैल गया। उसने सीट पूरी पीछे कर ली और आंखें बंद करके सोचने लगा। दोनों के बाप की फोटोज देखकर वो श्योर हो गया था कि ये लोग उसे चूतिया बना रहे हैं। दोनों एक ही आदमी के डॉक्यूमेंट्स में नाम की फेरबदल की वजह से कंपनी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले मनु अंकिता को फोन करके रिपोर्ट करता, उसके पास आफ्ताब का कॉल आ गया। हाँ बोलो आफ्ताब। गुड मॉर्निंग मनु सर। मुझे लगता है कि आज दोपहर से पहले ही आपकी बेगम मीरा डिस्चार्ज हो जाएगी। आप बॉम्बे में ही हो ना? मन्नू ने एक सेकंड सोचा, फिर बोला, नहीं यार, मुझे मजबूरन हिमाचल आना पड़ा। तुम और राकेश उसे बॉम्बे लेकर पहुंचो, मैं आज नहीं तो कल वापस आ जाऊंगा। मन्नू खुला झूठ बोल रहा था। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हफ्ते वापस नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी उसने 2 दिन में आने की बात की ताकि आफ्ताब और राकेश पैनिक ना करें। ठीक है सर, आप लौटने का इंतजाम कर दो। इंदौर से डायरेक्ट फ्लाइट तो होगी ना मुंबई की? यार डायरेक्ट फ्लाइट के चक्कर में मत पड़ो। तुम लोग ट्रेन से चले जाओ, राजधानी में देख लो, टिकट्स मिल जाएंगी। टिकट्स देख लो? मैं? ये काम तो आप करके दोगे ना? हाँ भाई, तुम्हें पैसे तो दिए थे ना मैंने। जो दिए थे वो खत्म होने वाले, और फिर ये जनाब आपके अजीज राकेश द कॉप तो 25,000 मांग रहे हैं। इनका भी कुछ कीजिए। उसको बोलो यार, मैं अगले हफ्ते करता हूँ। तभी राकेश ने आफ्ताब से फोन छीन लिया। ओए सुन मन्नू, किसी और को चूतिया बनाइयो, मुझे नहीं। मेरे तेरे बीच में 10,000 रुपए और 1 दिन की छुट्टी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? और अभी यार तीसरा दिन बर्बाद होने वाला है। तेरी लड़की ढूंढ दी है मैंने, और तू मुझे 25,000 देगा ही, और साथ में खर्चा भी देगा। टोटल जितना हुआ। यार राकेश, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रुक जाओ, अभी मैं करवा दूंगा। अबे चल, तेरे पे 1 रुपये का भी भरोसा नहीं है मुझे। कैसे भी कर, आज ही कर, टोपी किसी और को पहना, समझा? तू पैसा भेजेगा, उसके बाद ही ये दोनों यहाँ से जाएंगे, और जितना लेट करेगा उतना ही यहाँ रहने का खर्चा बढ़ता जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, बड़ी जल्दी समझ आ गई तुझे। मैं तुझे धमकी ही दे रहा हूँ, भैंचोद। ठीक है, आफ्ताब को फोन दो वापस। ले बे लसुड़े, कर बात और निकाल पैसा। जी साहब, बताइए क्या करना? ये इतना क्यों भड़क रहा है? कोई बात हुई क्या? बात क्या होनी है? बीवी से गाली खाई है सुबह सुबह, अच्छे से सेक दिया घर वाले ने, तो हम पे गुस्सा निकाल रहे हैं। भोसड़ी के कायदे में हो जा, वरना उसके गुस्से में तुझे बेल दूंगा। मन्नू ने कॉल काट दिया। राकेश को 25,000 चाहिए थे और आफ्ताब को भी मीरा को वापस मुंबई पहुंचाने के लिए 10-15 हजार की जरूरत थी। मन्नू के पास 40,000 के आसपास थे, लेकिन वो टूर के समय अपनी जेब बिल्कुल खाली नहीं करना चाहता था। अंकिता से मंगवाना उसे ठीक न लगा। वो दिमाग चलाने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत शांति को कॉल मिलाया। हेलो। हेलो शांति जी, आपके पिताजी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल सकता जी? पूरे प्रीमियम भर दिए हैं, सब कुछ किया है, तुमको फोटो भी दिखाए हैं। ओहो, बात फोटो और प्रीमियम की नहीं है, बात टर्म्स एंड कंडीशन की है। मतलब ये कि आपने इंश्योरेंस का फॉर्म भरते टाइम मेंशन किया था कि आपके पिताजी सुरिंदर सिंह स्मोकिंग नहीं करते। हाँ जी, तो नहीं करते स्मोकिंग, पर एक फोटो में वो हुक्का पीते दिख रहे हैं। हाँ तो हुक्का तो सभी पीते हैं ना, स्मोकिंग तो सिगरेट पीने को कहते हैं। अरे मेरे भोले भैया, हुक्का, बीड़ी, चरस, गांजा सब के सब स्मोकिंग में ही आते हैं। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मन्नू ने गैस किया कि शायद शांति अपने भाई मंटू से कंफर्म कर रहा था। कुछ देर बाद आवाज आई। तो ठीक है, वो हुक्के वाली फोटो डिलीट कर दो। ऐसे कैसे डिलीट कर दूं? अब तो वो चली गई आगे। तो आगे से फोटो पीछे वापस नहीं आ सकती। मन्नू सोचने का नाटक करने लगा। आ तो सकती है, पर उसके जाने आने का किराया देना पड़ेगा ना। किराया? कितना किराया? 50,000 इंस्टेंट। ओए पागल है क्या? 100-200 ले ले और फोटो डिलीट करवा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लेटर आ जाएगा कि आपके पिताजी धुआं छोड़ते थे, इसलिए उनका इंश्योरेंस एक फ्रॉड है। तब आप पुलिस को मैनेज करना। बाय।
ओए सुन रुक यार, तेरे एजेंट ने तो ऐसा कोई सियाप्पा नहीं बताया। बताता कैसे? तुम लोग हाथ में लठ लेकर तो काम करने आते हो। अब बताओ क्या करना है? ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और कितना टाइम है? 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये फोटोज मुंबई पहुंच जाएंगी। फिर 50,000 क्या 10 लाख से भी डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होंगे। शांति फिर चुप हो गया। 10 मिनट्स बाद आवाज आई। ठीक है, आगे कैश ले जा। कैश मैं कैसे भेजूंगा आगे? मुझे यूपीआई करो, मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ। मन्नू टेम्पररी इंतजाम तो कर चुका था, अब कैसे भी करके इन दोनों का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करना था। सुबह 8 बजे राकेश के मोबाइल में एक मैसेज आया। उसमें 40,000 रुपए क्रेडिट हो चुके थे। साथ ही मनु का एक मैसेज आया था। अपने 25,000 काटने के बाद जो पैसा बचे वो आफ्ताब को दे देना। तुम खुद यहाँ से वापस दिल्ली निकल जाओ और आफ्ताब मीरा को लेकर मुंबई चला जाए। किस्मत ने साथ दिया, अब आगे से तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। रे ये तो लठ मार रहा है। उंगली तो तुमने ही की थी, पर छोड़ो, अच्छा है। अगर मन्नू साहब को कभी जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। अभी जाओ एटीएम से कैश लेकर आओ। अबे तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, जा खुद जा और लेकर आ ये ले एटीएम। आफ्ताब ने बड़े स्टाइल से एटीएम पकड़ा और कैश निकालने चला गया। राकेश मीरा को चेक करने चला गया। इधर रात से सुबह तक नॉनस्टॉप ऑटो चलाती तान्या एग्जॉस्ट हो गई थी, पर उसने सबको सेफ्टी के साथ झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था। यहां से आगे कहां जाना था ये वो भी नहीं जानती थी। बता भाई झांसी की रानी, आगे कहाँ जाना है? पहले ये बताओ कि इस ऑटो वाले का क्या करना है? इसका क्या करना है? हाथ पैर खोल देंगे, ऑटो में आगे रख देंगे, ऐसा लगेगा कि गहरी नींद सो रहा है। अरे पर इसने पुलिस वाले को या उनको तो क्या बताए जाके? इसका ऑटो रिक्शा नंबर तो सेव कर लिया है मैंने, बच के कहाँ जाएगा? अगर इसने कंप्लेन की तो साले के रिक्शा में आग लगाने आऊंगी। तान्या ने शिवानी को इशारे से बताया कि ये बस नौटंकी कर रहा है। रियलिटी में अब इसको होश आ चुका है और ये जानबूझकर आंख मूंदे नौटंकी कर रहा है। शिवानी ने भी हाँ में सर हिला दिया। कोई नहीं, हम यहाँ से ग्वालियर चलेंगे, वहाँ चुटकी को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद ही आगे का सफर करेंगे। एक सुनसान रास्ते पर ऑटो लगाकर लड़के के हाथ पैर खोलकर तीनों उतरी और स्टेशन की तरफ चल दी। स्टेशन बहुत पास था। शिवानी ऑटो से दूर होते ही बोली, रुचि बाबू बिल्कुल चला नहीं जा रहा। नहीं दीदी, चल लेंगे, कोई बात नहीं। चलना ही पड़ेगा। उसको सुनाने के लिए तो ठीक है, पर ग्वालियर जाना खतरे से खाली नहीं। कहीं दूर निकलना होगा शिवानी। मैंने सोचा था यहाँ से कानपुर जाएंगे, 9:30 बजे की ट्रेन है। अभी तो 8 भी नहीं बजा। इतना टाइम इंतजार करना ठीक होगा? इतनी देर में रुचि के लिए दवा ले लेंगे, बाकी देखते हैं, क्या पता कोई ट्रेन लेट हो गई हो। शिवानी का अंदाजा सही था। यशवंतपुर से गोरखपुर वाली ट्रेन आधा घंटे लेट आ रही थी, मतलब 8:30 तक उनको ट्रेन मिल सकती थी। इतने टाइम में शिवानी ने रुचि को पैरासीटामोल दे दी, उसको ORS पिला दिया और सेफ्टी के लिए एक पैकेट सैनिटरी पैड भी ले लिया। साथ ही अपने और तान्या के लिए भी नाश्ते का इंतजाम कर लिया। 8:25 में तीनों AC 3 टायर की कंफर्म टिकट लेकर बैठ गई। एक बार फिर वो तीनों ट्रेन जर्नी में आ चुकी थी। ट्रेन चले अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ था कि रुचि की तबीयत बिगड़ने लगी। रुचि को कुछ भी हजम नहीं हो रहा था, वो बार बार उल्टी करने लगी। अगला स्टेशन कौन सा आएगा? तान्या मोबाइल में शेड्यूल देखने लगी। अभी तो राय निकला है, अब तो सीधे कानपुर ही आएगा। टेंशन मत ले, ट्रेन कवर कर रही है। 12 बजे से पहले ही हम कानपुर पहुंच जाएंगे। रुचि की हालत देख शिवानी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। अपनी जिद के चक्कर में पहले उसने मीरा के सेहत के साथ खिलवाड़ किया और अब रुचि बीमार पड़ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मीरा की प्रेगनेंसी पता चल गई, वरना अगर वो टेस्ट ना करवाती तो क्या हाल होता।
और उसको इंदौर छोड़कर ही जाना पड़ा, वरना वो तो रास्ते में ही मर जाती। मीरा को मरता हुआ सोचकर ही शिवानी के शरीर में जोर से झुरझुरी ली। सोचते विचारते कानपुर आ गया। ट्रेन के रुकते रुकते रुचि बेहोश हो चुकी थी। दोनों लड़कियों ने तुरंत टैक्सी पकड़ी और उसे हॉलैंड हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर आई। ये कानपुर का फेमस सरकारी हॉस्पिटल था। यहाँ दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते थे। रुचि का नंबर आते आते 2 बज गए। 3 बजे शिवानी को पता चला कि रुचि को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। टाइम पर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ गया था और अब कम से कम 3 दिन उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना था। रुचि एक बार होश में आई थी, पर दवाओं के असर से वो दोबारा सो गई थी। शिवानी तानिया को बाहर लाकर बोली, सुनो तानिया, मैं जानती हूँ तुम भी थकी हुई हो, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि आगे का रास्ता मैं अकेले पूरा करूंगी। अरे ऐसे कैसे अकेले पूरा करेगी? तूने कल रात नहीं देखा कैसे मादर फ्रॉड लोग हैं यहाँ? कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम और रुचि अपना ध्यान रखो। वैसे भी कानपुर बड़ा शहर है, यहाँ छुपना आसान है। तानिया भी अब और सफर करने के लिए मेंटली तैयार नहीं थी। अच्छा जी, कितने दिन में लौट आएगी तू? सब ठीक रहा तो 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। और जो ना आई तो? मतलब तेरे पास करोड़ों रुपया होगा, तू हमें भूल गई तो? शिवानी मुस्कुराई। जिसने आपकी जान बचाई हो उसको भूलना तो नर्क जाने के समान है। तुम दोनों को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, मेरा वादा है। चल ठीक है, मान लिया तेरा वादा। ध्यान रखियो अपना। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, पर यकीन करो, मेरा नाम शिवानी है, मन्नू नहीं। मैं जिसका हाथ थामती हूँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मन्नू का नाम सुनते ही तानिया के होश उड़ गए। शिवानी बिना आगे कुछ बोले वहां से निकल गई। उसके पास बस 800 रुपए पड़े थे। इसी में उसे अपने गांव तक पहुंचना था। वो अभी चलते चलते सोच ही रही थी कि एक गाड़ी उसके बगल में रुकी। उसमें से एक हैंडसम लड़के ने सर बाहर निकाला और मुस्कुरा के बोला, मैम, कहाँ जाना है आपको? आई कैन ड्रॉप यू। शिवानी ने इतना खूबसूरत लड़का पहले कभी नहीं देखा था।